अस्सलाम वालेकुम। चलिए अभी हम टीईटी और सीटेट के लिए जो कवायद तैयार कर रहे हैं, कवायद पर वीडियो तैयार कर रहे हैं, तो उसमें एक अहम टॉपिक है सनाए व बदाए। यानी आपने देखा होगा जो सवालिया पर्चे आपको हमने बताए थे, उर्दू के पर्चे का एनालिसिस हमने किया था, उसमें सनद पूछी जाती है, शेर दिया जाता है या कोई जुमला दे दिया जाता है और फिर उस पर सनद पूछी जाती है। अक्सर मरतबा शेर दिया जाता है और उसके बाद 4 ऑप्शन में मुख्तलिफ सनतें पेश कर दी जाती है। तो उस पर 1-2 क्वेश्चन लाजमी तौर पर पूछे गए हैं। आप अगर पुराने सवालिया पर्चों को भी देखेंगे तो उसमें आपको ये चीज दिखाई देगी। तो वो अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं 15-20 मिनट की वीडियो में, तो इंशाल्लाह आपको वो मार्क्स आसानी के साथ हासिल हो जाएगी। यहाँ देखिए सनाए व बदाए जो लफ्ज यहाँ हमने लिखा है, तो ये क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि बदी क्या होता है। बदाए बदी से बना है। तो बदी दरअसल में एक इल्म है। बदी जो है एक इल्म है। ये जो यहाँ लिखा गया है, ये देखिए बदी दरअसल में एक इल्म है, एक ऐसा इल्म जिसमें कलाम की लफ्जी और मानवी खूबियां बयान की जाती है। कलाम की लफ्जी और मानवी खूबियां जो बयान की जाती है, ऐसे इल्म को बदी कहते हैं। बदी के मानी अछूते और नादिर के भी होते हैं। चूंकि कलाम जब किया जाता है तो उसमें नए और अछूते ख्याल जो पेश किए जाते हैं वो बदी के ज़िमन में आते हैं। यहाँ मैं जो एक अहम बात मैंने लिखी हो ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकें। इल्म बदी के जरिए तहरीर या कलाम में अछूतापन लाया जाता है। इससे कलाम की आराइश और ज़ेबाइश होती है। एक तरह से कलाम को खूबसूरत बनाने के लिए इल्म बदी का इस्तेमाल किया जाता है। इस्तिलाह में बदी इस इल्म का नाम है जिसमें सनाए लफ्जी और सनाए मानवी बयान की जाती है। सनतें, जो सनतें बयान होती है, जो अभी हम आगे देखेंगे, वो मानवी एतबार से भी और लफ्जी एतबार से भी इसमें आती हैं। सनाए क्या है, तो सनाए जो है सनत की जमा है। सनाए जो है वो सनत की जमा है। ये वो सनत नहीं, इंडस्ट्री वाला सनत नहीं है। ये उर्दू की जो सनतें होती है, सनत तज़ा, सनत तलमी वगैरह, तो ये उस तरह की सनत है। इसके मानी हुनर, कारीगरी और महारत के। सनत के मानी क्या होते हैं? अगर कभी आपसे इस तरह का सवाल भी आ जाए आपको, तो आपने इसके मानी भी याद रखना है, बदी के मानी भी याद रखना है कि बदी के मानी अछूते और नादिर के होते हैं और सनत के मानी हुनर, कारीगरी और महारत के होते हैं। तो ये बात आप अच्छी तरह से याद रखिए। आगे भी कुछ अहम बातें हम समझेंगे। सनत क्या है, तो सनत जो है सनाए लफ्जी या लफ्जों की शोबेदाबाजी है। इससे लफ्जों की हेर फेर, उलट पलट और नौक पलक संवारने, कलाम में आराइश और खूबी या ज़ेबाइश पैदा करने या हुस्न पैदा करने के अमल को जो है हम सनत कहते हैं। इसमें लफ्जों में जो है वो खूबसूरती पैदा करके जो बात पेश की जाती है, नादिर अंदाज में पेश की जाती है, तो ये सब सनत में आ जाता है। यहाँ भी मैं थोड़ा तफसील से बयान कर दूं ताकि ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्योंकि शायरी खूबसूरत इजहार का फन है ना। अच्छे अंदाज में अपने फन का इजहार, अपने ख्यालात का इजहार करना, तो ये एक फन है और ये शायरी। और शायरी में जो इस तरह से जो खूबसूरत अंदाज में पेश किया जाता है, वो कहीं ना कहीं सनत उसमें शामिल होती है। चुनांचे शायरी में ऐसा पैराया इजहार और उसलूब बयान का एहतमाम करना जो महज अदाए मतलब के लिए जरूरी है, बल्कि कलाम में मजीद हुस्न व लताफत और मजीद मानी पैदा करे, सनत कहलाता है। यानी सिर्फ जो है वो मतलब ना पेश करते, बल्कि उसके साथ साथ उसके उसलूब में खूबसूरती पैदा करे और उसमें हुस्न व लताफत पैदा करे, मजीद मानी पैदा करे, एक से ज़ायद मानी की तरफ ले जाए, उसमें गहराई पैदा कर दे, गहराई पैदा कर दे, तो ऐसे उसे जो है वो जो है सनत कहलाता है। उर्दू अदब की शायरी में जो सनतें मुरव्विज है, आज हम उन सनतों के बारे में मालूम करेंगे। उर्दू अदब की जो शायरी है, ये अगर आप अशार का ज़ौक़ रखते हैं तो आप जानते होंगे कि किस कदर वसी और किस कदर पुरलुत्फ है और काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग है ये शायरी, उर्दू शायरी खास तौर से। उर्दू तबके के अलावा जो दिगर लोग हैं वो भी इसमें काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो जिनका उर्दू से ताल्लुक तो नहीं, लेकिन फिर भी वो जो है उर्दू शायरी का ज़ौक़ रखते हैं, शौक़ रखते हैं। आइए हम यहाँ से हम लोग सनतें समझना शुरू करते हैं। कुछ सनतों का मैंने यहाँ तज़किरा किया हो, वो सनतों का तज़किरा किया हो जो ज़रूरी है, जो जिस पर सवाल आए। मैं आपको आखिर में
कुछ साबिका पेपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा जो इस टॉपिक पर आए हैं। उसमें से कुछ मैंने लिया हूँ, सब नहीं लिया हूँ, कुछ क्वेश्चन लिया हूँ जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन इस पर पूछे गए हैं। क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन मतलब पूछना ही होता है, तो क्वेश्चन आए हैं। जब शायर अपने किसी सनत तशबीह कैसे कहते हैं कि जब शायर अपने किसी शेर में किसी शय को दूसरी शय या दूसरी चीज के मुशाबा के जैसा करार देता है ना, दूसरी चीज के जैसा बयान करता है, तो इसको क्या कहते हैं? सनत तशबीह कहते हैं। यहाँ मिसाल मीर तकी मीर के शेर से दी गई है। आपने ये शेर सुना होगा, इसके अलावा भी कई शेर आपने सनत तशबीह की मिसाल में सुने होंगे। नाजुकी उसके लब की क्या कही, पंखड़ी एक गुलाब की सी। तो यहाँ जो है जो तशबीह दी गई है वो लब को तशबीह दी गई है पंखड़ी से, है ना। तो यहाँ एक चीज को दूसरी चीज के जैसा बताया गया है। जब एक चीज को दूसरी चीज के जैसा बताया जाता है, दूसरी चीज की मिसाल दी जाती है उसको, तो वो क्या कहलाता है? वो सनत तशबीह कहलाता है। मेरे ख्याल से ये आप पहले से भी जानते हैं, और अगर समझना भी है तो इतनी बात काफी है समझने के लिए। आगे जो जरूरी होगा मैं वहां कुछ तफसील से समझाऊंगा। सनत इस्तिआरा, सनत इस्तिआरा क्या होता है? तशबीह से इसका खास ताल्लुक है। सनत इस्तिआरा और सनत तशबीह जो है आपस में काफी करीबी ताल्लुक रखते हैं। जब मुशब्बा को यानी जिसको तशबीह दी जा रही है ना, उसको मुशब्बा बा समझ लिया जाए, यानी किसी शय को दूसरी चीज के जैसा ना कहते बिल्कुल वही समझ लिया जाए, तो वो क्या होता है? वो सनत इस्तिआरा होता है। जैसे यहाँ पर एक शेर लिखा है, यहाँ इसको देखिए, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चर के कोहन कांप रहा है। तो ये जो है, अब यहाँ पर जाहिर सी बात है किसी इंसान के आने की बात की जा रही, लेकिन उसे क्या कहा जा रहा है? शेर कह दिया गया उसे, है ना, शेर कह दिया गया। तो जिस भी इंसान की आमद के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन उसकी बहादुरी की बिना पर उसको शेर कह दिया गया है। तो यहाँ शेर जैसा कहने की बजाय डायरेक्टली शेर कहा गया है, तो इसलिए ये इस्तिआरा होता है। यानी जब मुशब्बा को मुशब्बा बे समझ लिया जाए, मुशब्बा बा समझ लिया जाए, तो ये क्या कहलाता है? इस्तिआरा कहलाता है। जैसे मैं आपको दोनों चीजें भी समझाता हूँ। एक मिसाल हम लेंगे, ठीक है। एक मिसाल हम लेते हैं कि कुत्ता शेर की तरह है, कुत्ता शेर की तरह है। तो यहाँ ये तशबीह क्या है? तशबीह कि हमने यहाँ पर एक को दूसरे के जैसा बताया है ना। कुत्ते को शेर की तरह बता रहे हैं, लेकिन दूसरी जब आप मिसाल देखेंगे कि कुत्ता शेर है, कुत्ता शेर है, तो अब हमने यहाँ कुत्ते को शेर की तरह नहीं कहा, बल्कि शेर करार दे दिया, तो यह है इस्तिआरा। बात समझ में आई? दोनों में एक छोटा सा फर्क है कि तरह करार देना और वैसा समझ लेना, बिल्कुल समझ लेना। तो ये दोनों के फर्क को आपने यहाँ अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सनत तजाद, तजाद लफ्ज से ही जो है आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ मुतजाद अल्फाज की बात हो रही है ना, जिद वाले अल्फाज की बात हो रही है। तो सनत तजाद क्या है? सनत तजाद कलाम में जब दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जो दोनों एक दूसरे की जिद है, दोनों एक दूसरे के उलट है, तो वो सनत तजाद वाला शेर है, उसे सनत तजाद कहते हैं। जैसे यहाँ सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही, उम्र यूं ही तमाम होती है ना। तो यहाँ दो लफ्ज आए हैं, एक सुबह और सुबह की जिद है शाम। तो ये दोनों लफ्ज जो आए हैं ये एक दूसरे की जिद के तौर पर एक ही शेर में आए, इसलिए यहाँ कहा जाएगा कि यहाँ सनत तजाद आया है ना, सनत तजाद इस्तेमाल हुई। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद की रात भर नहीं आती। तो यहाँ भी दो मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल हुए, एक है रात और दूसरा है दिन। दिन रात ये एक दूसरे के जिद है,
تو یہاں پر جو تضاد والے الفاظ استعمال ہوئے جس کی بنا پر اس کو کہا جائے گا کہ یہ صنعت تضاد ہے. اس طرح کے اشعار جب آئیں گے تو آپ نے پہچاننا ہوگا کہ یہ اس میں کس طرح کی صنعت استعمال ہوئی ہے. ٹھیک ہے, چلیے یہاں آگے دیکھتے ہیں. تیسری صنعت کے طور پر ہم سمجھیں گے تلمی کو, صنعت تلمی. آپ کو میں اس میں ایک چھوٹی سی آسانی میں کرتا ہوں. اس میں یہ تضاد لفظ سے ہی آپ کو تضاد یاد رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تلمی کو یاد رکھنے کے لیے میں آپ کو آسانی بتاتا ہوں. تلمی کے تے سے آپ تاریخ یاد رکھیے. تاریخ کیا یاد رکھیے؟ تاریخ. یعنی ایسا شعر یا ایسا جس کلام میں کسی تاریخ یا تاریخی واقعے کی طرف یا قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کیا جائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ صنعت تلمی ہوگا. کیا کہلائے گا؟ وہ صنعت تلمی کہلائے گا. سمجھ میں آیا؟ یہ تلمی کے ت سے یاد رکھیے. تلمی تاریخ اس طرح سے آپ جو بھی یاد رکھ سکتے ہیں اس کو آسانی کے لیے, تو آپ بھولیں گے نہیں, کنفیوز نہیں گے. بات آگے جب صنعتیں آئیں گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑے سی دقت جائے, لیکن آپ اگر شارٹ ٹرکس کے طور پر استعمال کرنا چاہیں گے تو اس کو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں, ہے نا. یا آپ جب لکھیں گے صنعت تلمی, شارٹ نوٹس بنائیں گے تو اس کے آگے صرف تاریخ لکھ دینا ہے, تو آپ کے تلمی کے نوٹس بن گئے. اتنا ہی کافی ہے اس کے لیے. صنعت تلمی کے آگے ڈیش کر کے تاریخ لکھ دیجئے, یہ آپ کے نوٹس ہو گئے صنعت تلمی. اسی طرح سے جب آپ دوسرے بھی نوٹس بناتے ہیں تو تضاد کے آگے زیدین لکھ دیجئے, یا تضاد کی تو نوٹس بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے, لفظ سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے. استعارہ مستعار کرنا, کسی کو لینا, تو آپ اس سے تشبیہ تو ہم ریگولر زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں, ہے نا. تو یہ اس طرح کے الفاظ سے آپ اپنے مطلب قوت فہم کو مضبوط بھی کر سکتے ہیں. یہ صنعتوں کو سمجھنے کے سلسلے میں آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو. دیکھیں یہاں مثال کیا دی گئی ہے. بے خطر خود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے مہو تماشا لب بام. تو یہاں پر ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے. نمرود ایک تاریخی شخصیت ہے اور اس شعر میں اشارہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف. وہ پورے واقعے کو یاد کیجیے, تو اس واقعے کو یہاں اس شعر میں بیان کر دیا گیا. تو اس لیے یہ صنعت تلمی یعنی تاریخ کی طرف اشارہ کرنے والی بات سمجھ میں آئی؟ میرا خیال ہے آسانی کے ساتھ آپ اس کو یاد بھی رکھ سکتے ہیں, سمجھ بھی سکتے ہیں. البتہ بعض مرتبہ ایسے اشعار استعمال ہوتے ہیں جس میں تھوڑا زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو الفاظ سے سمجھنا پڑتا ہے کہ کون سی باتیں اس میں آئی ہیں, یا تاریخ پر آپ کی کچھ نہ کچھ ضرور ہونی چاہیے, مطالعہ ہونا چاہیے. صنعت مبالغہ, اس بارے میں تو میرے خیال ہے ایکسپلین بھی کرنے کی ضرورت نہیں. بڑی بڑی پھینکنا, آپ تو نہیں پھینکتے نا؟ بولیں گے سر کیا سوال پوچھ رہے آپ ہم سے, یہ پھینکتے ہیں تو پھینکتے ہیں, کیا ڈرنے کا اس میں, مگر پھینکنا نہیں چاہتا ہے نا. پھینکنا ہمارے وہی ہے کہ مترو ان کو ہی شوبہ دیتا ہے. تو یہاں پر آپ جو ہے میرے خیال سے مبالغہ سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. مبالغہ سے آپ کی یہ دیکھو یہ بورڈ بھی جو ہے نا چکر دے رہا ہے. مبالغہ یعنی جب شاعر اپنے کسی شعر میں بڑی بڑی پھینکتا ہے تو اسے جو ہے مبالغہ کہتے ہیں. ناقابل یقین حد تک بڑا چڑھا کر بیان کرتا ہے کسی بات کو. جیسے دیکھیں یہاں پر یہ شعر کو سن کے نا مزہ بھی آتا ہے. یارو شب فراق میں رویا میں اس قدر تھا چوتھے آسماں پر پانی کمر کمر. اتنا رویا میں انتظار کی رات, شب فراق یعنی انتظار کی رات. شب فراق میں اتنا رویا کہ چوتھے آسماں تک پانی کمر کمر ہو گیا. زیادہ نہیں ہو گئی کچھ؟ ہاں بہت زیادہ ہے. تو یہ جو ہے اس بڑی بڑی پھینکنے والی باتیں جس شعر میں آئے گی نا وہ صنعت مبالغہ کرے گی. ٹھیک ہے, مبالغہ یاد رکھنا. ٹھیک ہے, چلیے آگے دیکھیں. صنعت امراۃ النظیر. ہاں اب یہ جو ہے یہ تھوڑا یاد رکھنے کے لیے آپ کو اس کو سمجھنا ہے. پہلے کوئی بھی بات یاد اسی وقت رکھی جا سکتی ہے آسانی کے ساتھ جب آپ اس کو سمجھ لیں. ٹھیک ہے, کلام میں ایک لفظ کی نسبت سے ایسے دوسرے الفاظ استعمال کرنا جو اس لفظ سے تضاد کے علاوہ کوئی اور تعلق رکھتے ہو. یعنی ایسا شعر آئے گا یا کلام ایسا ہوگا جس میں ایک لفظ ہوگا اور اس سے تعلق رکھنے والے دوسرے الفاظ بھی آئیں گے زید کے علاوہ, زیدین کے علاوہ. ٹھیک ہے, دوسرے الفاظ بھی اگر آ رہے ہیں تو وہ صنعت امراۃ النظیر ہے. ٹھیک ہے, جیسے یہاں پر ایک مثال. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے.
जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज के साथ। देखो यहाँ कष्ट, वीरा, खेत, जमीन, मिट्टी, है ना, जरखेज, नम, ये सारे अल्फाज एक दूसरे से ताल्लुक रखने वाले हैं। तो इस वजह से ये कौन सी सनत होगी? सनत मरात नजीर। इसमें देखो, ठीक है, तो यहाँ देखो, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बात तो सारा जाने। तो यहाँ देखिए आप क्या आया है, तो यहाँ पर आपको कई सारे अल्फाज मिलेंगे, गुल, बाग, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, ये सब एक दूसरे से ताल्लुक रखने वाले। बाग, फूल, गुल यानी फूल, पत्ता, बूटा, ये सब एक ही चीज से ताल्लुक रखने वाले अल्फाज हैं। इस वजह से ये जो शेर है ये सनत मरात नजीर का है ना। सनत मरात नजीर मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा गौर करने पर आप कलाम को समझ सकते हैं, शेर को समझ सकते हैं और इस सनत को पहचान सकते हैं। मरातुन नजीर, उसको आप जिस तरह से भी याद रख सकते हैं तो उसको याद रखने की कोशिश कीजिए। या एक चीज हो सकती है, जब आप इसके नोट्स बनाएंगे तो आप तारीफ लिखने से अगर उसकी समझ सकते हैं तो समझ लीजिए, या फिर इतना लिख लीजिए, बाग, गुल, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए सनत मरातुन नजीर लिखी और उसके साथ में पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, बाग, गुल, पत्ता, बूटा, बाग, गुल, ये लिख लीजिए, ताकि जब आप इस तरह से करते हैं ना तो आपको जो कुछ आपने समझा है वो रिवाइज हो जाता है ना, वो आपको याद आ जाता है। शॉर्ट नोट्स का तरीका ऐसा भी होता है, मैं अक्सर मर्तबा अपनी शॉर्ट नोट्स इसी तरह से बनाता हूँ। तो आप इतना लिखिए और उसके सामने लगा दीजिए, आपको सब कुछ याद आ जाए। एक बार समझने के बाद है, वरना समझे बगैर ऐसा लिखेंगे तो आपको तो कुछ भी समझेगा नहीं। समझे बगैर नहीं करना है, शॉर्ट नोट समझे बगैर नहीं बनती, ठीक है, उसके लिए समझना जरूरी। याद रखिए इसको। आगे देखिए, तजनी से ताम, तजनी से ताम जो है क्या होता है, इसको समझिए। ये सनत है तजनी से ताम क्या होती है। जब शायर अपने किसी शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो एक दूसरे की जिद नहीं है, लिखने पढ़ने बोलने में जो है एक जैसे होंगे लेकिन एक दूसरे की जिद नहीं होंगे, वो मानी अलग अलग देंगे। दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेगा जो पढ़ने में, लिखने में, बोलने में सेम होंगे और उनके मानी अलग अलग निकलेंगे, तो वो क्या होगी, वो सनत क्या कहलाएगी? तजनी से ताम कहलाएगी। क्या कहलाएगी? तजनी से ताम, सनत तजनी से ताम, ठीक है। यहाँ शेर देखिए, जान दी दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। तो यहाँ देखिए, हक और हक, हक तो यूं है कि हक अदा ना हुआ, दो अल्फाज है, दोनों के मानी मुख्तलिफ है। तो इस तरह से यहाँ पर हमको जो है एक ही शेर में दो अल्फाज एक जैसे मिलते हैं और उनके मानी मुख्तलिफ मिलते हैं, तो वो सनत तजनी से ताम। इसको भी आप अगर शॉर्ट नोट्स में बनाना है तो हक और हक इस तरह से लिखिए, और या इसको, ये अगर मैं मल्टीप्लाई की निशानी दे दूं तो ये गलत हो, तो मुख्तलिफ के लिए या फिर इस तरह से लिख दीजिए, मुख्तलिफ मानी, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स में जाएगी, क्या होगा? शॉर्ट नोट्स में जाएगा। ये मेरा अपना पैटर्न के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, आप अपनी समझ के मुताबिक बनाइए। याद रखिए कि शॉर्ट नोट्स का कोई फिक्स तरीका नहीं है, मुतय्यन तरीका नहीं। ये शॉर्ट नोट्स जो होती है बनाने वाले की अपने माइंड सेट, अपने स्ट्रेटेजी के मुताबिक होती है, जिससे वो आसानी के साथ समझ ले। आपको जब जिससे भी आसानी के साथ समझ में आता है आप वैसा कीजिए, ठीक है। यह है तजनी से नाकिस जायद, सनत है तजनी से नाकिस जायद, ये आखिरी सनत है इसमें जो हम वीडियो बना रहे हैं इसमें। फिर मैं साबिका पेपर में जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो आए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जब शायर अपने किसी शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जिसमें एक हर्फ की कमी बेशी हो, एक हर्फ की कमी बेशी हो, उसे तजनी से नाकिस जायद कहते हैं। अभी मेरे ख्याल से इतनी तारीफ पढ़ने से थोड़ा आसानी नहीं होती है समझने में, फिर भी हम जो है और कोशिश करेंगे, शेर पर से कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या बात की गई है, दो ऐसे अल्फाज जिसमें एक हर्फ की कमी बेशी हो, तो वो क्या कहलाएगा? तजनी से नाकिस जायद। और ले आएगी बाजार से घर टूट गए,
जामे जम से मेरा जामे सफाल अच्छा है। ये देखिए जाम और ये देखिए जम, जाम और जम, यहाँ पर जाम लिखा है और यहाँ लिखा है जम। यहाँ जब अलिफ निकाल दिया जाता है तो ये भी जम हो जाता है। एक हर्फ की कमी, दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल आना जिसमें सिर्फ एक हर्फ की कमी बेशी हो, या तो कम हो या ज्यादा हो, तो वो क्या कहलाएगी, वो तजनीस नाकिसा है। ये देखिए दो अल्फाज इस्तेमाल हुए जिसमें सिर्फ एक ही हर्फ का फर्क है। जम में एक हर्फ कम है जाम के मुकाबले में, जाम में एक हर्फ ज्यादा है, बेशी है, वो जम के मुकाबले कमी बेशी। ठीक है, तो आपने ये बात को भी मेरा ख्याल है अच्छी तरह समझ जाओ, समझने के लिए ये बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़े, मैं अब कुछ सवाल आपको बताता हूँ। इसमें से दूसरा सवाल आपके लिए होगा, बाकी दो सवाल मैं बता देता हूँ क्योंकि हमने ऊपर भी देखे। दूसरा सवाल थोड़ा गौर करने के लिए है, इसलिए आपने इसका मतलब बताना है। रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ ना कुछ घबराए क्या। तो ये सवाल पूछा गया था 2016 में। इसमें 4 सनतों में से क्या आएगा, बहुत आसान है। इसकी हमने एक मिसाल भी देखी, रात दिन, इसका मतलब ये है कि यहाँ सनत तजाद है। ये शेर जो है मैं पढ़ देता हूँ। बा हुनर की कद्र क्या है बेहुनर के सामने, बारहा आया है ये मंजर नजर के सामने। तो आप इस पर थोड़ा गौर कीजिए, गौर करेंगे तो आंसर आसानी से आ जाएगा और आपने कमेंट करके इसका आंसर बताना है। नारे नमरूद को किया गुलजार, दोस्त को यूं बचा लिया तूने। इस शेर में कौन सी सनत आई है आप, तो ये मैं बता देता हूँ। नारे नमरूद वही जो अभी मैंने आपको बताया कि नमरूद जो है एक तारीखी कैरेक्टर है, तो इस वजह से तारीखी कैरेक्टर जो है ये मैंने तो से याद रखने के लिए तलमी वाले का ता अलग करने के लिए बोला था, तो ये अलग करेंगे तो आपको समझ आए सनत तलमी है। ठीक है, इसी तरह से एक और शेर है यहाँ पर। जब कलाम में एक सवाल और है, जब कलाम में एक चीज को किसी सबब से बराह रास्त दूसरी चीज कहा जाए, बराह रास्त दूसरी चीज कहा जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो मैं बताया आपको कि यह है इस्तिआरा। ठीक है, और यहाँ हमारा ये वीडियो खत्म हुआ। जज़ाकल्लाह खैर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इससे भरपूर फायदा उठाएंगे और हम अभी आगे भी आपको इस तरह के जो बहुत जरूरी टॉपिक है जिस पर सवाल पूछे गए, हम उन्हीं टॉपिक्स पर वीडियो बना रहे हैं। अभी हम उर्दू को कंप्लीट करेंगे 2-3 दिनों में इस हफ्ते, और उसके बाद फिर हम एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप हमसे जुड़े रहें, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप टीईटी में कामयाब जरूर हो जाए, सीटेट में कामयाब जरूर हो जाए। जज़ाकल्लाह खैर।